लगातार गोपालगंज, जहाँ मेरी ट्रैक्टर पलट गई। मैं रात के ड्राइवर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 7 बांधें टूट गई। ये बांध टूटती क्यों, हम जानना चाहते हैं। हमको जरा बताइए। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि जब आप हर साल एंटी इरोजन का काम करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं, न जाने कितने रुपया आपने खर्च किया हो इस 70 साल के अंदर, लेकिन इस 40 सालों के 50 सालों के अंदर आप सोचिए ना। मेरा सवाल यूथ और आम लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से है। दुनिया में आप जाइए, अन्य शहरों में समुद्र होता है, कई बड़ी बड़ी झेलम से लेकर के बड़ी बड़ी नदियां होती है, चुनार नदियां होती है। हम नदियों पर जन्नत पैदा करते हैं, शहर को बना करके दुनिया को अपनी ओर लाते हैं, और बड़ी सी बड़ी शहर समुद्र पे होता है, बड़ी बड़ी नदियों पर होता है। वो उस शहर के लोग नदियों को भगवान नहीं मानता है, नदी की नदी मानता है। जो देश नदियों को भगवान मानता है वो अभिशाप बना दिया इन पॉलिटिशियन ने। हमारे लिए वरदान हुआ करता था, लेकिन आज वो नदी, वो नाला, वो कैनाल, वो शहर क्यों बन पड़े? क्या कारण है? क्यों हम अपनी नियति को कोसते हैं? ये भगवान की देन नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, ये मानवीय आपदा है। आप हमेशा हर बातों में एक्सक्यूज करते हैं। पॉलिटिशियन एक्सक्यूज करता है तो फिर चुनाव क्यों लड़ता है, क्यों आता है? अपने घर में आप रहे ना, आप अपनी जिंदगी जिए ना। आपको जनप्रतिनिधि बनने का राइट क्यों है? आप आते क्यों है? मैं आऊंगा कोरोना वायरस पर तो मैं बताऊंगा। मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपको 30 सालों में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाढ़ गरीबी और बीमारी का सबसे बड़ा कारण है? बाढ़ किसानों की जिंदगी के तबाह का सबसे बड़ा कारण है। बाढ़ हमारे डेवलपमेंट को रोकता है। उत्तर बिहार को गोपालगंज से लेकर के बेतिया, बगहा, लोरिया, रामनगर, चनपटिया, मझोलिया, नौतन से लेकर के मैं हर गांव गया। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मोटरसाइकिल से टच नहीं किया। तूफान खड़ी थी सामने में, पुल पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। जब हम गए रामनगर, बगहा की ओर, तो हिम्मत नहीं किसी की कि उस पुल पर जहां पुल झुक चुका था। जब हम परसों गोरिया कोठी में थे, बच्चे डूबते नजर आए। रात के 12 बजे जब हम एक गांव जा रहे थे जहां टापू बनी हुई थी, पूरी तूफान थी, ड्राइवर सहारा छोड़ दिया, हमें जाना पड़ा। डेंगी पर हमारी डूब गई। शायद 1 लग्गा पहले डेंगी डूबती तो मेरे एक भी गार्ड नहीं बचते। मैं अपने आंखों के सामने उसको मरते देखता। 1 पीए और 4 गार्ड उसमें डूब गए कंठ तक। राइफल किसी तरह ढो करके 7 मिनट में उसको निकाला गया किसी तरह। फिर हम रात के 2 बजे नदी क्रॉस किए और अकेले मुझको क्रॉस करना पड़ा ट्रैक्टर लेकर। सोचिएगा, पप्पू यादव क्या इंसान नहीं है? क्या मुझे डर नहीं लगता? क्या सामने में मौत खड़ी हो, क्या मुझे नहीं लगता मुझे जीना चाहिए अपनों के लिए? लेकिन जब सवाल आया था उस गांव का, मुझे लगा वहां जाना चाहिए। एक सांसद जाता है तो जाति खुश करके गांव में नहीं जाता है। उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं की, जबकि लगभग उस गांव में उसी सांसद के स्वजातीय लोग थे, लेकिन जाने की औकात नहीं दिखाए। रात में हम वहां रहे और जहां सोए हुए थे वहां सांप खिड़की होकर के मेरे रूम में प्रवेश करता है। हमारे 9 में सांप था और मैंने कहा पहले सांप निकालिए और मारिए नहीं। क्या आपको नहीं लगता पानी के बीच में सांप किसी ऊंचाई पे रहना चाहता है? पूरी तरह जलमग्न। और उस बीच में हम क्या लगा? दूसरे दिन जब हम बरौली पहुंचे, 13 किलोमीटर नदियों के बीच से हमको गुजरना पड़ा। हर गांव में मंजर भूख का आलम, लोग बेबस, मजबूर। कहीं नाव नहीं, कहीं राशन नहीं, कहीं पन्नी नहीं, कहीं चापाकल नहीं, कहीं जनरेटर नहीं, कहीं मेडिकल कैंप नहीं, कहीं राशन का कैंप नहीं, बस त्राहिमाम। कोई एक छोटा सा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के 100, 200, 400 पैकेट लेके आता था और उसी उम्मीद से एक नहर पर, बांध पर रहने वाला हजारों लोग एक एक रोटी खाकर जिंदा रहने का सपना देखता था। क्या लगता है क्या करना चाहिए पप्पू यादव को? जीना चाहिए? कई बार यह सवाल उठता है कि पप्पू यादव रिस्क क्यों लेते हैं, पप्पू यादव क्यों नहीं जीना चाहता? यार आप कितने सालों से लोगों को मार रहे हो?
कभी बीमारी के नाम पर मारते हो, कभी किसी चीजों के नाम पर मारते हो। हर दिन आम आदमी की जिंदगी तबाह कर चुके हो। मरने से ज्यादा बदतर जिंदगी पन्नी के नीचे सांप के बगल में 3 बच्चे बकरी और मुर्गा के बीच माँ बाप चुपचाप भूखे सोया रहता है, नीचे में कुछ नहीं होता। सड़कों पर बच्चे होते हैं, मां होती है, कोई ट्रक आता है रोंदते हुए चला जाता है, कोई टेम्पू आता है तोड़ते हुए चला जाता है, कोई मोटरसाइकिल आता है डूबते हुए चला जाता है। जहां देखो मौत। क्या आम आदमी की जिंदगी से मेरी जिंदगी ज्यादा कीमती है? जो लोग भारत के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, भारत को समृद्ध करता है, भारत के लिए ताकत है, गरीब जिसकी छोटे छोटे मेहनत और इकोनॉमी से भारत को विस्तारित किया जाता है, वो मिडिल क्लास जिसके जेब में परचेजिंग पावर इकोनॉमी नहीं होती है, अर्थ नहीं होता है, पैसे का अभाव होता है, लेकिन वो मिडिल क्लास अपने किसानी से, अपने मेहनत से वह भारत की भंडार को भरता है। अब सोचिएगा, क्या पप्पू यादव की जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं उसके हालात को देख पाऊं। जब आप मारने की तैयारी और उसको आत्महत्या करने पर मजबूर करते हो, तो कोई सेवक और कोई बेटा, क्या कोई माँ अपने बच्चों को मरते देख सकता? उसके पहले माँ का कलेजा फट जाता है। क्या जिम्मेदारी बनती है? सब जगह से आने के बाद बरौली बाजार में मैं कैसे समझूंगा कि पुल टूट गया? और वहां 10 सेकेंड में शायद कोई नहीं बचता, आप सबकी कृपा थी। फिर दरभंगा पहुंचते, कभी कच्ची बंद है, पक्की नहीं होती, बील पर बील उठता रहता है। फ्लड फाइटिंग का मतलब जानते हैं आप? फ्लड फाइटिंग का मतलब और डिजास्टर का कोई ऑडिट नहीं होता है। पहले समझे, कोई आरटीआई नहीं हो सकती है डिजास्टर में। जब कोई आपदा आता है और वहां सरकार काम करती है, तो अरबों करोड़ों रुपया हम 1 लाख ट्रक से बोल्डर को डुबा देते हैं, और हम के मात्र 100 ट्रक भी हम बोल्डर नहीं गिराते हैं, और करोड़ों रुपये का टेंडर हो जाता है। डिजास्टर आपदा इसलिए, बांध इसलिए जिन हम नहीं बनाते हैं ताकि हमें हर साल एक अर्निंग का, अर्जन का एक स्रोत हो अर्थ के आने का। इसलिए हम कभी सही काम नहीं करते, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी नीयत सही नहीं, इसलिए हम गरीबों और आम आदमी को उसकी नियति पर थोप देते हैं, हम उसकी किस्मत को थोपते हैं, उसके भाग पर बात करने लगते हैं, हम एक्सक्यूज करते हैं नेपाल पर, चिमकी बुखार के गर्मी पर, डेंगू के ठे पर, कोरोना वायरस के बाढ़ पे। और एक एक्सक्यूज करने वाला आदमी निपुण सा कमजोर, कायर और मजबूर होता है, और मजबूर और कमजोर आदमी दूसरे के सहारे चलने वाला, अनुकंपा पर जीने वाला, पीछे से प्रोटेक्ट करने वाला और दूसरे के नाम पर नेता बनने वाला, वो कभी इतिहास नहीं लिखता। वह तो बस किसी दूसरों के सहारे खड़ा है, और जो दूसरों के सहारे खड़ा हो वो कभी दूसरों को खड़ा नहीं कर सकता। आज तक आपने 30 सालों में उनको खड़ा किया जो जात के सहारे हो, जो धर्म के सहारे हो, जो मजहब के सहारे हो, जो दंगा के सहारे हो, जो नफरत के सहारे हो, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड के सहारे हो, जो एसटी एससी के सहारे हो, जो आरक्षण के सहारे हो। वह दुनिया को आत्मनिर्भर नहीं बना सकता। जैसे आज पूरी दुनिया कोरोना में पागल है, बाढ़ में पागल, लेकिन एक व्यक्ति राफेल को लेके ट्वीट करता है। क्या है ये राफेल? क्या है ये राफेल? जो कंट्री राफेल बनाता है वो कंट्री क्यों नहीं दुनिया का सबसे मजबूत कंट्री है? ये प्रोसेस है हर देश के माध्यम का, जैसे बिजली, पानी, रोड, स्कूल एक प्रोसेस का पार्ट है, हर चार्ट टेबल का पार्ट है। उसी तरह हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन उसका ट्वीट करता है। क्या राफेल से बाढ़ के गरीबों को राशन पहुंच जाएगा? क्या राफेल से कोरोना वायरस ठीक हो जाएंगे? क्या राफेल से हमारी जिंदगी सुधर जाएगी? क्या राफेल से हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? क्या राफेल से हमारी गरीबी मिट जाएगी? क्या राफेल से हम जीने लगेंगे? बस ब्लैकमेलर, ये पॉलिटिशियन ब्लैकमेलर होता है।
ब्लैकमेलिंग करता है, इमोशनल ब्लैकमेलर, सौदा करता है, सौदा। ये हमारे ईमान का सौदा करता है, मेरे भोलेपन का सौदा करता है, हमें मूर्ख समझता है। कभी 5 किलो अनाज पे हमारे ही पैसे की बर्बादी। एक तरफ कच्चा मकान, कच्चा पक्का मकान, फसल, जानवर और छुट्टी, एक तरफ करोड़ों अरबों की सपने देखने वाला किसान बर्बाद हो जाता है। अभी हम धान नहीं रोपते हैं, हमारी जिंदगी तबाह हो जाती है। रबी फसल के बाद हम जीने के लायक नहीं होते हैं और हमको कहा जाता है किस्मत। दूसरी तरफ भारत सरकार और बिहार सरकार की योजना टेंडर होती है जब फरवरी मार्च में, अप्रैल में काम शुरू करने की मार्च जुलाई में तैयारी होती है, बारिश आता है, तूफान आता है और कहा जाता है पुल बनाए, समाप्त हो गया। मतलब बिना बनाए टेंडर के सारे पैसे नेता, ठेकेदार, माफिया और पदाधिकारी के घर के नेक्सस का हिस्सा होता है। पुल कहीं नहीं बनता भी है तो 100 करोड़ का रोड 10 करोड़ लगा करके प्रधानमंत्री सड़क योजना, हम कुछ मट्टी भराते हैं, बालू भराते हैं, उस पर बिछा देते हैं, बाढ़ आता है, टूट जाता है और हम कहते हैं हमने तो पक्की किया था, मेरा क्या दोष, बाढ़ तो बहा दिया, टेंडर हो गई, अब पैसा भी आप ही का है। और उसके बाद हमारे ही पैसे से हमें 1 क्विंटल चावल दिया जाता और हमसे कहता है अरे यार सौदा मैं तो तुम्हें पहुंचाया था, बाढ़ तो हम नहीं लाए, हम तो तुम्हारे नायक हैं यार। यही बात तो है। क्या बाढ़ नहीं समाप्त हो सकती? आपको लगता है? आपको भरोसा है पप्पू पर? हम जाति नहीं है, हम एमएलए एमपी नहीं है। क्या आपको लगता है पप्पू यादव कोई इच्छा शक्ति वाला आदमी बदल सकता है? 3 साल काफी है, 3 साल काफी है। रोड मैप की जरूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की जरूरत है, नियत की जरूरत है, टाइम की जरूरत है और जनता के पैसे को बचाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। जिस आपदा और फ्लड फाइटिंग के पैसे को हम बहाते हैं, हम लूटते हैं, उसी पैसे से दुनिया और जन्नत बना देंगे, बस कुछ नहीं। केनाल, नहर, शहर को हम खेत में पानी ले जाएंगे, छोटी छोटी नदियों जो बंद कर दिया गया अपने लूट के लिए नेता, उसको हम उसके मुहान को खोलेंगे, जो गाद जमी हुई है उसको निकालने का प्रयास करेंगे, जो फड़क का ऊंचा हो गया, गंगा नीचे हो गई, जिसका पानी हमारी ओर तराई की ओर आता है, और कोसी जो दुनिया की महासमर है उसको सुधारेंगे। और 3 साल के अंदर हर बांधों को पक्का कर, बहुत कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। पानी को डिसेंट्रलाइज कर देने की जरूरत है, पानी को गति देने की जरूरत है और नदियों को खूबसूरत बना देने की जरूरत है, बहुत है। और दुनिया की जीने की जरूरत नहीं है, टाइम और उसी पैसे में दुनिया की जन्नत हो, ताकि आम आदमी बाढ़ से प्रभावित ना हो सके और वो मरे नहीं। बाढ़ है, खत्म करेंगे। आते हैं तीसरे पर, वो है कोरोना वायरस। क्या है कोरोना वायरस? मैं जीता जागता उदाहरण, मैं पागल हो गया। अमिताभ बच्चन तो कहीं नहीं निकले, सबसे ज्यादा ताली और थपली बजाई, कोरोना मैया धर लिया। बीजेपी के ऑफिस में कोई जमाती तो गया नहीं था, नीतीश कुमार के घर में कोई जमाती और पॉजिटिव तो गए नहीं थे, मिले नहीं किसी से 4.5 महीना। फिर उसके घर में 18 कोरोना वायरस क्यों? क्या कारण है? समझने का प्रयास कीजिए। सब ठीक है, बड़े से बड़े वायरल आया है, बड़े से बड़ी बीमारियां हमने देखा है। रफ एंड टफ जीवन जीने वाला गरीब आदमी, सड़कों पर धूप और खलिहान में बहुत कच्चा पक्का खाने वाला व्यक्ति, सोशल डिस्टेंस नहीं देखा, मास्क नहीं लगाया। 1400 करोड़ रुपया सुशासन बाबू ने कोरोना वायरस में खर्च करके बात की है। बोला 9 लाख रुपया मुखिया को दिए हैं साबुन और सन मास्क बांटते हुए। आप बिहार के किसी भी गांव में मास्क पहने और गमछी पहने दिखा दो, मात्र 1 से 2% आदमी के बगैर जाओ तो इस बाढ़ में सड़कों पर हजारों लाखों लोग सोए हुए हैं। जाके देखो कि किस सद के लोग सोए हुए हैं। क्या लगता है आपको इस गंदी को बीमार नहीं होंगे? क्या टीबी की बीमारी आज 15-20 सालों से 30 सालों से, या पानी, दम्मा की बीमारी, कैंसर की बीमारी, सबसे ज्यादा बाढ़ के इलाके में टीबी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, क्या हम
कोरोना वायरस से प्रभावित होता तो सबसे ज्यादा तो हमें मरना चाहिए। आज एम्स में एक 60,000 का सुई लिखा जाता है कोरोना वायरस। सर कहां से पैसे लाए? जांच करने के तरीके नहीं। ये बात करता है जब इसे रोकना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि ये नहीं रोका। अरे सुशासन बाबू, तमिलनाडु और दिल्ली कैसे रोका? 15 दिन है आपके पास, स्वास्थ्य विभाग दोगे। 15वां दिन के अंदर इसी गांधी मैदान में 1 लाख आइसोलेशन वार्ड बनाओगे। 1 लाख और जो डॉक्टर आज आपके आचरण और चरित्र के कारण, आपके पॉलिसी के कारण किसी को टच करना नहीं चाहता है, भाग रहा है, किसी के बच्चे और किसी की पत्नी अपने पति को खोना नहीं चाहता है, वही डॉक्टर, वही नर्स जब मैं व्यवस्थित करूंगा, पॉलिसी को चेंज करूंगा, जब मैं खड़ा होऊंगा, वही दुनिया बनाएगा। मेरे पास दवाई होगी, मेरे पास व्यवस्थित होगा, मेरे पास इच्छा शक्ति होगी। मैं सुन पे लाऊंगा 15 दिनों के अंदर। मैं चैलेंज करके इस बात को कहता हूं, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा राजनीति। जब दिल्ली की सरकार कर सकता है, चाइना कर सकता है, तो फिर भारत क्यों नहीं? मैं हर दिन 30,000, 20,000, 10,000 लोगों से मिलता हूं और सब हमें मां और बेटे की तरह मिलते हैं। मैं उस और सोचता ही नहीं हूं। जांच की प्रक्रिया गंदी, और जांच के बाद अब आपको दोबारा जांच नहीं होगा। आप 11 दिन का कोर्स करिए, दवाई खाइए, सुई लीजिए और फिर 11 दिन के बाद चले जाइए। आपकी कोर्स पूरी आप निगेटिव है कि पॉजिटिव, कोई पूछने वाला नहीं। हालात अच्छे नहीं है, तबाही बचेगी। और ये तबाह करने वाले कौन है? लाने वाले कौन है? सिस्टम। और सिस्टम को चलाता कौन है? पीएम और सीएम। तो दोषी कौन है? सिस्टम चलाने वाला। वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? वो दुश्मन है। वो सौदा किया, मौत का सौदागर है। और दुश्मन को वर्चुअल और डिजिटल में लगे। ये सुशासन 7 तारीख की रैली, जब इसको गाली पड़ने लगी, जब इसके वर्चुअल और डिजिटल में 1 से 2 लोग नहीं थे, तब ये रैली कर रहे। हमें मिलकर काम करने की जरूरत है, हर लोगों को बचाने की जरूरत है। हमें एक जगह पर केंद्रित करने की जरूरत है। सरकार निर्णय ले ले कुछ बदलने के लिए तो 72 घंटा काफी होता है, लेकिन हम तो आज फंसे हैं चुनाव में। इसको कुछ करने की जरूरत है जनाब। आज चारों तरफ कोरोना वायरस, बाढ़ और नरकीय जीवन के हालात मैंने बताया। डर और खौफ का मंजर है। डरा दिया इन नेताओं ने अपने ही प्रजा को, जिसको आपने राजा बनाया। मैं फिर अंत में एक बात कहना चाहूंगा। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, आत्महत्या नहीं किया है। मैं लगातार बोल रहा हूं, तब तक कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने सारे पॉइंटर्स दिए हैं। सीबीआई इंक्वायरी जब तक नहीं होगी, तब तक आपकी आवाज सुशांत के लिए उठनी चाहिए। अब बिहार और दिल्ली 20 दिनों के बाद इस पर भी राजनीति करने लगी। आज तक नीतीश और उसके मंत्री उसके परिजन से नहीं मिले, एक बार ट्वीट नहीं किया, एक बार चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन राजनीति शुरू हो गई। कोई दोबारा सुशांत की मौत ना हो। मैंने एक एक चीज याद करिए। मैंने उस वक्त भी रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट का सवाल उठाया। उस वक्त भी मैंने कहा था आत्महत्या नहीं, आपका गर्दन पर निशानी है, बैठकर आप करो पैजामा से। बहुत सारी चीजें हैं, लड़ाई जारी रहेगी। आपकी ताकत की जरूरत है समझने। सत्ता पक्ष और विपक्ष हमारे इमोशंस के साथ खेलता है। हर चीजों में राजनीति को अवसर ढूंढता है। इसके पहले बाढ़ आए थे, कभी आपने विपक्ष को देखा? पटना में विपक्ष को देखा? याद करिएगा।
पिकनिक समझता है ये विपक्ष। पप्पू यादव पैसा बांटेंगे तो 24 दिनों में एक बार पिकनिक मनाने के लिए निकलेंगे। कोरोना के खौफ के बीच ये को वो देंगे नीतीश को। कोरोना और बाढ़ से कोई मतलब नहीं। घाट का पुल टूट गया, 70 घाट। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन कौन थे? वशिष्ठा कंपनी पर सवाल क्यों नहीं खड़ा? गए क्यों नहीं? दादा और बाबू का बेटा का घर तो वही है। 7 बांधे टूट गई, गोपालगंज जाने की हिम्मत नहीं हुई। 24 दिनों से, 1 महीने से बिहार में बाढ़ तीसरे बार आ गया, घर से निकलने की हिम्मत। बस चुनाव इस साल है, पिकनिक मनाएंगे। उन्हें आपके जीवन से मतलब नहीं, बस उन्हें राजनीति करने से मतलब। हर चीजों में राजनीति का अवसर, बचिएगा। अरे यार, बाढ़ और कोरोना जैसे चीजों को भी तो बकसो। यही मैं कहना चाहता था। मेरे पास कई सवाल आए। नीतीश सर, बेरोजगारी हम युवाओं को कर्ज कैसे दूर होगी? नीतीश जी, सपना देखना शुरू करिए। बार बार ये सवाल आता है। बिहार में इतने रोजगार हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी बदलने की तैयारी करिए और खुद आत्मनिर्भर होने की तैयारी करिए। जात धर्म मजहब से निकलिए। आपने बहुत मोदी, लालू, उलू, नीतीश, उतीश, जो जितना करना था आपके बाबूजी माँ सब कर लिए। एक बार बिहार और बिहारियों के लिए सोचिए। आपको यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब हसन 4 साल में भी सिविल इंजीनियर की बहाली की प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ। सर, मरते दम तक नहीं होगा, और होगा भी तो पैसे वालों के लिए होगा। आप सिस्टम को चेंज करने के लिए बीपीएससी एक्ट 2 2017, इस पर कई बार आंदोलन कर चुका हूं। कल इस पर बात करूंगा। सत्येंद्र गुप्ता जी, CTET में